अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का आर्टिकल नंबर 5.5 स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? देखें, जब हम लाइट की रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करते हैं तो रेडिएशन जो है वो उस प्रिज्म में से पास होने के बाद बेंड हो जाती है। लेकिन कौन सी रेडिएशन कितना बेंड करती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ फोटोन पर। मैं इससे पिछले आर्टिकल में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको वेवलेंथ के बारे में बता चुकी हूँ कि वेवलेंथ क्या होती है। जितनी रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी बेंडिंग उतनी स्मॉल होगी, और जितनी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी उतनी उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो ऑर्डिनरी अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करें तो उसके अंदर चूँकि तमाम वेवलेंथ की रेडिएशंस मौजूद होती हैं, तो प्रिज्म में से पास होने के बाद जो वाइट लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। और बेंड होने के बाद जाहिर बात है सारों की वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी, तो बेंडिंग मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। उसकी स्प्लिटिंग की वजह से क्या होगा कि आपको मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वो नज़र आएंगे। सिर्फ एक रीजन ऐसा होगा जो हम आम आँख से देख सकते हैं, उस रीजन को कहते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर जो है वो कलर्स जो होते हैं वो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे। तो ये सारा जो है ना ये विजिबल उसके अंदर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजन्स होते हैं, 7 रीजन्स ऐसे होते हैं जिनके जो हमारी आम आँख को विजिबल नहीं होते। वो रीजन्स भी हम देखेंगे। ये यहाँ पर इसके नाम मेंशन है कि जो विजिबल रीजन है वो तो हमारी आम आँख देख सकती है। उसके जो मुख्तलिफ कलर्स हैं वो वायलेट हैं, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, और इनकी वेवलेंथ की रेंज 400 से लेकर 750 नैनोमीटर। इन विजिबल रीजन के अलावा जो हमारी आम आँख को रीजन नज़र नहीं आ रहे होते वो 7 दूसरे रीजन होते हैं। उनमें एक अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज है, जो गैमा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं। ये वो रीजन्स हैं, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज वाले रीजन, जो कि जिनकी वेवलेंथ कलर्ड रीजन से कम होती है। लेकिन चूंकि वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो इनकी लोअर वेवलेंथ की वजह से इनके फोटोन्स की एनर्जी हैं वो ज़्यादा होंगी। तो अब तक जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उसमें मैंने क्या बताया आपको कि लाइट जो है उसके अंदर तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं। जब हम उनको प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो स्प्लिटिंग शो करती हैं। क्यों? क्योंकि सारी रेडिएशंस अपनी अपनी वेवलेंथ पर डिपेंड करते हुए बेंडिंग शो कर देती हैं। जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा बेंड हो जाती है, जिसकी वेवलेंथ जो है जिसकी कम होती है वो ज़्यादा बेंड करती है, और जिसकी कम है वो जो है वो जिसकी ज़्यादा है वो कम बेंडिंग शो करती है, और जिसकी कम है वो ज़्यादा बेंडिंग शो करती है। इस वजह से उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। सिर्फ जब उनकी स्प्लिटिंग होती है तो वो कितने रीजन्स में होती है? 8 रीजन्स में होती है। एक रीजन सिर्फ ऐसा होता है जिसके कलर्स हमें विजिबल होते हैं, वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, और ये रीजन स्पेक्ट्रम का क्या कहलाता है? विजिबल रीजन। इसके अलावा जो बाकी 7 के 7 रीजन्स हैं वो हमारी आम आँख को विजिबल नहीं है। इन 7 रीजन्स को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कौन सी रेस पे मुश्तमिल है? ये इस तरफ आपको नजर आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेस, एक्स रेस, गैमा रेज और कॉस्मिक रेस का रीजन। इनकी वेवलेंथ कलर रीजन से कम होती है, लेकिन चूंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है इनके फोटोन्स की एनर्जीज ज्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के जो विजिबल रीजन के दूसरी तरफ रीजन आपको नजर आ रहा है उसमें भी कुछ जो है वो रीजन्स के नाम हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ इस कलर रीजन से ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजन हैं, उनके नाम क्या हैं। वो जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से ज़्यादा है इनके नाम है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो इस तरह से जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास कर देते हैं तो उसका डिस्पर्स हो जाना या स्प्लिट हो जाना एक ही बात है। द डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। अब ये जो मैंने आपको सारे बताए हैं ये वाइट लाइट के कंपोनेंट्स ही हैं, जो कि वैसे स्प्लिट नहीं हुए होते, बल्कि सिर्फ उसी वक्त स्प्लिट होते हैं जब उसको हम प्रिज्म में से पास करते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स ऐसे होते हैं जो प्रिज्म में से गुजरने के बाद हमें नज़र भी आ रहे होते हैं। मैंने कलर रीजन के नाम आपको भी बताए हैं और उनके कलर्स भी बताए हैं। तो चाहे आप इसको विजुअल डिस्प्ले कह दें या डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट कह दें। डिस्पर्शन का मतलब होता है वाइट लाइट जो कि वैसे स्प्लिटेड नहीं होती, प्रिज्म में से गुजरने के बाद इन रीजन्स में डिवाइड होती है 8 रीजन्स में।
The visual display or the dispersion of components of white light when it is passed through the prism is called as spectrum. जब भी आपको स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आएगी आपने उसमें ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो आपने बताना है कि जब ये स्प्लिटिंग हो जाती है तो 8 रीजन्स में उसकी स्प्लिटिंग होती है। सबसे पहले आप बता देंगे कि विजिबल रीजन में, और उसके अलावा आपने फिर इन रीजन्स का जिक्र करना है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक, जिनकी विजिबल रीजन से कम वेवलेंथ होती है। फिर आपने उन रीजन्स का जिक्र कर देना है जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से ज़्यादा होती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी। मगर याद रखें ये स्प्लिटिंग इन रीजन्स में सिर्फ कब होती है, वाइट लाइट की डिस्पर्शन जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास कर देते हैं। किसी भी वाइट लाइट का प्रिज्म में से पास होना और फिर 8 रीजन्स में स्प्लिट हो जाना, सिर्फ एक रीजन्स का के 7 कलर्स का हमें दिखाई देना, इस पूरे फिनोमेना का नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरे को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें कलर्स के दरमियान जो बाउंड्री लाइन होती है वो वाज़ेह नहीं होती। अभी एक कलर खत्म ही नहीं होता कि अगला उसके साथ मर्ज हो जाता है, मिल जाता है उसके साथ, डिफ्यूज हुए होते हैं कलर, एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, मर्ज हुए होते हैं, उनके दरमियान कोई डार्क रीजन नहीं होते। जैसे कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल रेनबो है। तो हम रेनबो जब आसमान पर अपीयर होती है देखते हैं, उसमें ये 7 के 7 कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन किसी भी कलर, एक कलर के ख़त्म होने के बाद अगले कलर के दरमियान को डार्क स्पेस नहीं होती। एक कलर मुकम्मल तौर पर दूसरे कलर में मर्ज हुआ होता है और इसके बाद अगला कलर भी उसमें मर्ज हुआ होता है, कोई बीच में क्लियर बाउंड्री नहीं होती। ये सनलाइट से निकलने वाली लाइट से भी ऑब्टेन हो सकता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, या किसी भी इनकैंडेसेंट यानी इलेक्ट्रिक लाइट सॉलिड जो होती हैं, जैसे बल्ब लाइट हो गई या ट्यूब लाइट होगी, अगर हम किसी भी लाइट को प्रिज्म में से पास करवा दें और उसको ऑब्जर्व करें तो हम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि एक कलर के बाद दूसरा कलर जो है बगैर किसी ब्लैक बाउंड्री के अपीयर होता है और उनके दरमियान कोई डार्क स्पेस ऐसी नहीं होती जो उनके फर्क को वाजिया करे कि ये एक कलर खत्म हो गया और उससे अगला शुरू हो गया। और इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क का क्या मतलब होता है? बल्क का मतलब होता है ग्रुप में किसी चीज़ का होना। मैटर किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? एटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो ये कोई सिंगल एटम नहीं देता, बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल के ये स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं, सिंगल एटम का करेक्टरिस्टिक नहीं है। जबकि जो हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम, इसके नाम से क्लियर है, ये सिंगल एटम जो है वो देते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी अपीयरेंस है, उसकी बेसिस पे हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को वोलेटिलाइज कर दें ऑन अ फ्लेम, हीट देने के बाद उसको वोलेटिलाइज करने का मतलब होता है वेपराइज कर देना, सॉलिड स्टेट को वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में ले जाना। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, किसी एलिमेंट या कंपाउंड को हीट करते हैं वेपर स्टेट में ले जाने के बाद, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अपने अंदर से लाइट को खारिज करने लगता है। तो जब हम फ्लेम पर एक एलिमेंट या उसके कंपाउंड को वेपराइज करने के बाद इतना हीट अप कर चुके हों कि वो अपने अंदर से लाइट इमिट करना शुरू कर दे, तो इस इमिटेड लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करवाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट। तो हम उस सैंपल को, चाहे वो एलिमेंट स्टेट में या कंपाउंड स्टेट में, फ्लेम पर इतना हीट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए कि वो अपने अंदर से लाइट इमिट करने लगे। और लाइट जो इमिट जब होगी तो उसको कहाँ से, लाइट को किससे पास करवाना है? स्पेक्ट्रोमीटर से। तो जब हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें क्या नज़र आएंगी? वाजिया लाइंस नज़र आएंगी, और हर एक वाजिया लाइन से के बाद जब अगली लाइन आएगी तो उनके दरमियान क्या मौजूद होगी? डार्क स्पेसेस, डार्क लाइंस मौजूद होंगी। एक कलर के बाद अगला कलर किससे सेपरेट हुआ होगा? डार्क स्पेस के जरिए। जबकि ऊपर वाले मैंने स्पेक्ट्रम में बताया था कि उसमें कोई डार्क रीजन नहीं होता, अभी एक कलर खत्म ही नहीं हुआ होता कि अगला उसमें मर्ज हुआ होता है, अगले में उससे अगला कलर मर्ज हुआ होता है, कोई डार्क स्पेस मौजूद नहीं होती। इसमें जो कलर्ड लाइंस आती हैं उनमें एक कलर्ड लाइन के बाद डार्क रीजन आता है और फिर अगली कलर्ड लाइन अपीयर होती है, फिर अगला जो कलर लाइन नज़र आएगी उसके बाद फिर डार्क रीजन आता है तो आपको अगली लाइन नज़र आती है। तो वाज़ेह तौर पर
जो लाइंस हैं वो नज़र आएंगी, पता चल रहा होगा कि किधर एक लाइन शुरू हुई है, किधर ख़त्म हुई है, फिर डार्क स्पेस आएगी, फिर अगली लाइन अपीयर होती है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वो हमने पढ़ा था कि किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर इन बल्क की, यानी ग्रुप में मैटर उसको शो करता है। जबकि इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है कि इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम, इसको सिंगल एटम देते हैं, तभी इसका नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के स्पेक्ट्रम को स्टडी करें तो उनमें एक ही जितनी लाइंस आ जाएं। नंबर ऑफ लाइंस और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डार्क स्पेस के जरिए जो डिस्टेंस आते हैं, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम का स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 येलो कलर की लाइंस नज़र आती हैं, लेकिन दोनों येलो कलर लाइंस एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हुई होंगी, बल्कि उन दोनों के दरमियान एक ख़ास फासला भी होगा और इन दोनों के दरमियान एक डार्क रीजन होगा जो वाज़िया तौर पे बता रहा होगा कि एक येलो लाइन कहाँ पर मौजूद है और दूसरी येलो लाइन कहाँ पर मौजूद है। अब सोडियम के स्पेक्ट्रम के मुकाबले में अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में को देखें तो वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। उसमें 2 येलो लाइंस की बजाय बहुत सारी लाइंस होंगी और उनके कलर्स भी डिफरेंट होंगे और उनके डिफरेंट डिस्टेंसेस होंगे एक दूसरे से। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारी लाइंस के दरमियान फिक्स नहीं है। तो जैसे जैसे जो है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम डिक्रीज विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ। कहते हैं जैसे जैसे लाइंस की वेवलेंथ कम होगी उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम होगा, जैसे जैसे लाइंस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाएगा। ये आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं। ये लाइन है, उसके बाद डार्क रीजन है और अगली ब्राइट लाइन है, फिर डार्क रीजन अपीयर हो रहा है और अगली ब्राइट लाइन है, फिर डार्क रीजन है और उसके बाद अगली ब्राइट लाइन है। लेकिन आपने देखा होगा कि इनके दरमियान गैप एक जैसा नहीं है। जब वेवलेंथ कम होती है तो गैप भी कम हो जाता है, जब लाइंस की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उनके दरमियान गैप भी ज़्यादा हो जाता है। अब जब देखें कि इस वाली ब्राइट लाइन और इसमें कितना ज़्यादा गैप है, यहाँ पर भी देखें कितना ज़्यादा गैप है, इनमें फासला बराबर नहीं है। यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एक ब्राइट लाइन और दूसरी ब्राइट लाइन के दरमियान फासला भी बढ़ रहा है, और जब वेवलेंथ कम हो रही है तो एक ब्राइट लाइन से दूसरी ब्राइट लाइन के दरमियान फासला भी कम हो रहा है। पहले हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम की 2 टाइप हैं, एक कॉन्टिन्यूस और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इसको फिर 2 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन का मतलब होता है इमिट होना किसी चीज का, लाइट का इमिट हो जाना। तो ये स्पेक्ट्रम इसके नाम से क्लियर हो रहा है, हम इतना हीट करते हैं सॉलिड सैंपल को कि वेपराइज होने के बाद और हीट अप होने के बाद हाई टेम्परेचर पर या इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर वो अपने अंदर से रेडिएशंस या लाइट को इमिट करना शुरू कर दे। तो जब हम लाइट, इमिटेड लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस सूरत में नजर आता है, बैकग्राउंड पीछे से पूरा डार्क होता है और उसके ऊपर लाइंस अपीयर होती हैं ब्राइट। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हम सॉलिड को इतना हीट करें कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर दे, और इमिट रेडिएशंस को जब स्पेक्ट्रोमीटर में से पास कर दें तो हमें कैसा स्पेक्ट्रम नजर आए, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइन। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। बहुत वाज़ेह रहे कि हमने सॉलिड को इतना हीट करना है हाई टेम्परेचर पे या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है उसमें से कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करने लगे। वो जो इमिट होने वाली रेडिएशंस है उसके रास्ते में हमने रखना है डिटेक्टर या स्पेक्ट्रोमीटर। और हमें स्पेक्ट्रम कैसा नजर आएगा, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइन। तो ये जिसमें सारी क्वालिटीज हुई उस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। हम सैंपल को इतना हीट करवाते हैं कि उसके अंदर से इमिट होने वाली लाइट को डिटेक्टर में से पास करवाकर जब स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस नजर आना शुरू हो जाएं, तो दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ये फिगर आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने इतना हीट किया है कि ये उसमें से रेडिएशंस निकलना शुरू हो गई हैं सैंपल में से, और उस सैंपल में जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं जब अपने अंदर से लाइट इमिट करने लगेंगे तो डिटेक्टर से मुराद स्पेक्ट्रोमीटर है वो उसके रास्ते में रखेंगे। तो पीछे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम नज़र आएगा उसके अंदर डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस नज़र आएंगी। दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरी जो टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम की वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हमने इसमें बिल्कुल भी पिछले वाले की तरह
ना तो फ्लेम पे सैंपल को हीट करना है, ना वोलेटिलाइज करना है, ना हमने उसको इतना हीट करना है कि वो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करना शुरू कर दे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या करेंगे हम, ऑर्डिनरी वाइट लाइट, लैंप लाइट, कोई भी आम वाइट लाइट लेके पास करवाएंगे किसी गैशियस सैंपल ऑफ एलिमेंट में से। हमने हरगिज उसको ना हीट करना है, ना हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट दे के रेडिएशंस इमिट करवानी है, बल्कि हमने उसमें क्या करना है, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब होने का चांस देना है। तभी इसको एमिशन नहीं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हम वाइट लाइट कोई भी लेंगे और उसको किसी भी एलिमेंट के किस सैंपल में, गैशियस सैंपल में। अगर आपके पास एलिमेंट सॉलिड भी है तो उसको आपने गैशियस स्टेट में लेना है पहले। तो उसको आपने गैशियस सैंपल को आपने उसके अंदर से लाइट को पास करवाना है। एलिमेंट जो है वो कुछ वाइट लाइट की रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ अनचेंज उसमें से गुजर जाती हैं। जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं उस सैंपल के अंदर, वो फिर डिटेक्टर या स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हिट नहीं करती। वो एब्जॉर्ब हुई हुई रेडिएशंस जो हैं वो क्या कैसे अपीयर होती हैं, वो एब्जॉर्ब हुई हुई रेडिएशंस डार्क लाइंस की सूरत में अपीयर होती हैं ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जो फीचर हैं वो इमिशन से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो इमिट उसमें इमिट एक सैंपल को इतना हीट किया जाता है कि वो लाइट इमिट करने लगी और इमिट होने वाली लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर पे से पास करवाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑर्डिनरी वाइट लाइट को सैंपल में से पास करवाते हैं। जो तो रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो तो उस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ नहीं हिट करती हैं, जो बाकी होंगी वो उसके साथ हिट करती हैं। इसी वजह से एब्जॉर्ब हुई हुई रेडिएशन जो एलिमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, चूंकि वो स्पेक्ट्रोमीटर तक नहीं पहुंच सकती, सैंपल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका होता है, वो क्या करता है, डार्क लाइंस की सूरत में जो है वो उसको शो करता है और बैकग्राउंड पूरा पीछे से वाइट होता है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाई है सैंपल में से। जो रेडिएशन इस सैंपल ने एब्जॉर्ब करनी थी वो कर ली और बाकी सारी डिटेक्टर के साथ हिट होंगी। जो रेडिएशन इस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है वो बीच में डार्क लाइंस की सूरत में अपीयर होंगी और बैकग्राउंड पूरा ब्राइट होगा। तो आपने ये बात हमेशा जो है ना याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में जिस जिस जगह पर ब्राइट लाइंस होती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसी उसी जगह पर डार्क लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 2 येलो लाइंस नज़र आती हैं ब्लैक बैकग्राउंड पर, और अगर हम उसी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें तो 2 येलो लाइंस जहाँ पे हमें नज़र आ रही होती हैं वहीं पे उन्हीं पोजीशन पर 2 डार्क लाइंस नज़र आती हैं और पीछे बैकग्राउंड पूरा ब्राइट होता है। तो एक एलिमेंट का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल होता एक जैसा ही है, लेकिन जहाँ पे डार्कर रीजन है वहाँ पे उनकी जगह ब्राइटर रीजन नज़र आते हैं और जो ब्राइटर रीजन है उनकी जगह डार्कर रीजन नज़र आते हैं। और दोनों स्पेक्ट्रम एक ही एलिमेंट के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाइड्रोजन का भी हम एमिशन भी और एब्जॉर्प्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सोडियम का भी एमिशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन भी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्पेक्ट्रम का। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि